नमस्कार दोस्तों, पार्थवी अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। ठीक है भाई। तो ये टांडो बैच जो हमने शुरू किया है एसएससी एमटीएस के लिए, उसके कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शन है और ये हमारा सेकंड पार्ट है, तो उसको हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। स्वाति ने एक बैग अंकिता को 15% के लाभ पर बेचा। आशी ने यह बैग अंकिता से 24,840 रुपए में खरीदा था। अंकिता ने 20% का लाभ अर्जित किया। स्वाति ने किस कीमत पर खरीदा? यानी कि जो स्वाति है, स्वाति का सीपी बताना है, कॉस्ट प्राइस बताना है। तो देखिए स्वाति का जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 100%, यानी 100% की वैल्यू हमें बताना है। तो यहां से देखा जाए, स्वाति ने इसे बेचा है किसको? अंकिता को। और फिर अंकिता ने इसे बेचा है आशी को। और आशी ने जब इसे खरीदा है तो कितने रुपए में खरीदा है? तो आप कहोगे 24,840 रुपए में खरीदा है। ठीक है भाई। और आशी ने यह बैग अंकिता से खरीदा, लेकिन अंकिता ने इसे प्रॉफिट पर बेचा है। कितने प्रॉफिट पे? अंकिता ने 20% का प्रॉफिट लिया है। अगर 20% का प्रॉफिट लिया है तो ये 120% के बराबर होगा भाई। बोलो हाँ कि ना? 120% के। तो यहाँ से काट देंगे, जो भी कटने वाला है, जीरो से जीरो कट जाएगा, 12 एकम 12, यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 12 दूना 24, जीरो 12 सत्ते 84। 1% का वैल्यू अगर इतना आ गया तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 100% का मान हो जाएगा 20700। ठीक है भाई। ठीक है। तो ये जो 100% वैल्यू होगी वो किसकी हो जाएगी? अंकिता की। ठीक है, किसकी वैल्यू हो जाएगी? अंकिता। और अंकिता ने इसे खरीदा है तो स्वाति ने इसे बेचा होगा। और जब स्वाति ने इसे बेचा है तो कितने परसेंट प्रॉफिट पर? 15% का प्रॉफिट लेकर के बेचा है, जो कि अंकिता ने 20% का प्रॉफिट लिया था। ठीक है भाई। तो ये 115% बराबर किसके हो जाएगा? 20700 के। तो 100% किसका होगा? स्वाति का। ठीक है भाई, किसका होगा? स्वाति का होगा। तो स्वाति का जो 100% है, सीपी है, वो कितना हो जाएगा? निकाल लेते हैं। 20700 अपॉन 115 इंटू 100। ठीक है भाई, इसको काटेंगे तो 5 से जाएगा 23 बार में और ये जाएगा 20 बार में। तो ये काट देंगे, ये चला जाएगा कितनी बार में देख लेते हैं। ये जाएगा 9 या 27, 9 बार में, यानी 900। 900 का 20 में गुणा करेंगे, यानी स्वाति का जो आंसर हो जाएगा वो 900 गुणे 20। ठीक है ना? 20 हो जाएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, 9 3 18, 18,000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यानी स्वाति ने उस बैग को कितने रुपए में खरीदा था? 18,000 में। ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि किसी संख्या का 40% 2/5 और दूसरी संख्या का 50% 1/120 है, तो पहली संख्या क्या है? यदि किसी संख्या का 40% 2/5 है, ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट लगे। यदि किसी संख्या का 40% 2/5 है, दूसरी संख्या का 50% क्या कह रहा है? ये 40% ऑफ अ नंबर इक्वल्स टू, हाँ ठीक है। मान लिया जाए x कोई संख्या है, इसका 40%, यानी कि 40% की बात कहा गया है। 40/100 ये किसके बराबर है? 2/5 के। तो अगर मैं यहाँ से इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2 2 जा 2 पंचे 10, यानी x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 25। तो बताना है एंड 50% ऑफ सेकेंड नंबर इज इक्वल टू फाइंड द फर्स्ट नंबर। दूसरी संख्या का 50% 120 है, तो पहली संख्या, यदि किसी संख्या का 40% 2/5 है, दूसरी नंबर एंड 50% ऑफ सेकेंड नंबर। क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट लग रहा है भाई। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो, एक और मिसप्रिंट लग रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो। यार वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 8 10 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है? प्रत्येक स्थिति में कितना शेष बचता है? 2 शेष बचता है, लेकिन जिसे 13 से विभाजित करने पर कोई शेष नहीं बचता। तो आप यहां से देखिए, 2 से 2 शेष बचता है। 2 शेष बचने की कंडीशन में हम कह सकते हैं जो भी हमारा आंसर होगा वो 13 से विभाजित होने से पहले हमें 2 शेष देता है। ठीक है भाई। तो अगर 2 शेष देता है तो हम अगर सब में से 2 माइनस कर दें तो हमारा जो भी नंबर बचेंगे ये हो जाएगा 310। इसमें से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 960। इसमें से जब 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1584। 1500
1584, और इसमें से जब हम 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1560। ठीक है ना। अब ये जो नंबर आए हैं 310, 960, 1584 और 1560, ये इन सभी संख्याओं से पूरी तरीके से डिवाइड होना चाहिए। अगर ये इन सभी पूरी संख्याओं से पूरी तरह से डिवाइड होना चाहिए तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आंसर वही होगा जो 3 से डिवाइड हो, 6 से डिवाइड हो, 8 से डिवाइड हो, 10 से डिवाइड हो और 12 से डिवाइड हो। ठीक है भाई। तो 10 से डिवाइड होने के लिए देखो 1584 जीरो होना चाहिए, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है। 12। और अगर देखा जाए 3 से डिवाइड होने के लिए तो अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर 2 की पॉसिबिलिटी है, 960 और ये 12। ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो सकता है ये बात चेक कर लेते हैं। इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं, 3, 5, 6, 8 और 10 का 12 का एलसीएम। तो आप कहोगे जो सबसे बड़ा नंबर है 12, उससे कम तो एलसीएम नहीं हो सकता, इनटू 12 को छोड़ देंगे। ये कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा, 6 से भी हो जाएगा और 5, 3 से भी हो जाएगा। तो अगला नंबर क्या हो जाएगा, 5। ठीक है ना। तो 5 की बात कर लिया जाए और अगला नंबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है ना। तो एलसीएम कितना हो जाए इन सभी का, 120। 120 किससे डिवाइड होना है ये अगर हमें पता चल जाए तो आप देख लीजिए। अगर 120 की बात किया जाए तो 120 120 से डिवाइड होने वाले ये भी दोनों नंबर है। अच्छा, वह छोटी से छोटी संख्या कहा गया है तो ये दोनों तो डिवाइड है, लेकिन छोटी से छोटी संख्या कहा गया है तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि एलसीएम एलसीएम 360 है तो उनका एचसीएफ क्या होगा। देखो भाई, एलसीएम और एचसीएफ के सवालों में होता यह है कि एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो एक संख्या आपकी 3 है, एक संख्या 5 है, इन दोनों में कॉमन क्या है आपको, 1। तो यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ। और एलसीएम क्या हो जाएगा, इन्हीं का एलसीएम हो जाएगा, यानी 5 या 15। ठीक है। 5 या 15, 5 या 15 अगर मैं कहूँ एलसीएम हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 360 के। तो 15 एकम 15, 15 15 दूना 30, 15 चौको 60। ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, यानी एक रेशियो का वैल्यू बताना है। एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए, अगला क्वेश्चन है हमारा, 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10, 18 और 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है। हर समय ए हर समय खुला रहता है, जबकि बी और सी बारी बारी एक एक घंटे के लिए खोला जाता है। बी से प्रारंभ करते हुए टैंक कितने समय भरा होगा। ठीक है भाई, समझो जरा। मैं कहूं कि ए, बी और सी एक टंकी में नल लगे हुए हैं और ये अगर भरते हैं अकेले अकेले तो 10 घंटे, 18 घंटे और 6 घंटे में भर सकते हैं। तो मैं टंकी में कितना पानी है अगर मुझे पता करना हो तो इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है भाई। तो इन सभी का एलसीएम क्या हो जाएगा देख लेते हैं, 18 18 और 18 18 पंचे 90, 90 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये इसे भरेगा एक एक घंटे में 9 लीटर, ये भरेगा 5 लीटर और ये बचेगा भरेगा कितना, 15 छक्का 90, 15 लीटर एक समय में। ठीक है भाई। तो अब ये सुनिए, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बी से शुरू करते हुए, शुरुआत की कौन करता है, बी करता है, शुरुआत बी करता है। और कहा गया बी से शुरू करते हुए ए हमेशा खुला रहेगा, तो पहले घंटे में ए और बी काम करेगा, और अगर ए और बी काम करेगा तो 9, 5, 14 लीटर पानी भर जाएगा। दूसरे घंटे में ए तो खुला ही रहेगा, लेकिन इसकी सहायता कौन करने आएगा, सी करने आएगा। तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 15 + 20 4 24। ठीक है ना, 24। अब आप कह सकते हैं कि 2 घंटे में कितना पानी भर गया, 4 4 8, 2 1 3। ठीक है ना। तो 2 घंटे में अगर 38 भरा है, लेकिन भरना कितना है आपको, 90। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो आप कहोगे 2 बार। तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 घंटे में 76 पानी भर जाएगा। और अब भरना किसको है, बी और ए को। बी और ए कितना भरता है, 14, यानी हो जाएगा पूरा 90। और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 घंटा और, यानी 4 और ये प्लस का 1, पूरा कितना, 5 घंटे में टंकी पूरी तरीके से भर जाएगी। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ।
अगला क्वेश्चन क्या है, अनुषा और नीलिमा की आयु का गुणनफल 240 है। ठीक है, तो मैं कहता हूं अनुषा की जो वर्तमान आयु है ए है और नीलिमा की वर्तमान आयु एन है, दोनों का गुणनफल कितना है 240। यदि नीलिमा की आयु का 2 गुना, यदि नीलिमा की आयु का 2 गुना अनुषा की आयु से 4 वर्ष अधिक यानी घटा दिया जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। तो अनुषा की आयु क्या होगी, अनुषा की आयु बताना है तो अनुषा की आयु जो भी होगी वो इन्हीं ऑप्शन में से होगी। तो ऑप्शन पुट करके देख लीजिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर मैं ये कहता हूं अनुषा की, देखो अनुषा की ऑप्शन अगर 18 लेते हैं तो 18 तो इसको कटेगा, नीलिमा बचेगी नहीं। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए, यहां से अगर मैं कह दूं तो अगर ये 4 22, अगर मैं कह दूं 16 20, हाँ 20 हो सकती है। अगर मैं अनुषा को 20 ले लूं, यहां पर रख दिया जाए, अनुषा को अगर मैं 20 ले लूं तो नीलिमा कितनी हो जाएगी, नीलिमा हो जाएगी भाई 224। ये 0 से 0 कटेगा यानी 12 दूना 24, एन बराबर कितना आ गया 2। अगर हमने 12 आएगी, सॉरी 12। अगर हमने अनुषा को रखा, कितना रखा है 20, तो ये कितना हो जाएगा 24। 24 में से 20 जाएगा तो 4 बचेगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 ही सेटिस्फाई कर रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, एक बार समझ लेना फिर से, कहा गया अनुषा और नीलिमा की आयु का गुणनफल कितना है 240। ठीक है, कहा है नीलिमा की आयु का 2 गुना अनुषा की आयु से 4 वर्ष अधिक है। तो मैंने एक स्टेटमेंट बना ली, इक्वेशन बना ली, और फिर यहां से अनुषा को 20 लेकर के चलो। अगर अनुषा को हमने 20 रख दिया तो नीलिमा कितनी हो जाएगी 12। ठीक है, 12 हो जाएगी। तो यहां से 24 और 20 का अंतर कितना होगा 4। तो ऑप्शन नंबर सी ही सेटिस्फाई कर रहा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन क्या है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या जब भी कहेगा तो हमें क्या निकालना होगा, एलसीएम। ठीक है भाई, एलसीएम निकालना होगा। और एलसीएम क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन सभी नंबरों से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए, वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो एलसीएम जो भी होगा वो इन्हीं ऑप्शन में से होगा। ठीक है ना, तो अगर मैं कह दूं इन सभी का एलसीएम लेना है तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो इसके फैक्टर हो जाएंगे 7 और 8, इसके फैक्टर हो जाएंगे 8 और 10, और इस नंबर के फैक्टर हो जाएंगे 8 और 3। ठीक है भाई, तो देखो आंसर वही हो जाएगा जो 8 से डिवाइड होगा पूरी तरीके से। तो यहां से देखा जाए, आतियां 24 बचेगा 2, नहीं 8 की डिविजिबिलिटी में 1260 डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होने चाहिए। यहां से देखा जाए 8 24 बचेगा 20, नहीं डिवाइड होगा। इसको देख लेते हैं, 8 8 64, हाँ ये डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हो सकता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं, ये भी डिवाइड हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड देख लेते हैं, 8 दूनी 16 बचेगा कितना 1, और 1 डिवाइड नहीं होगा तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर या तो 1080 होगा या तो 1000 या तो 1680। लेकिन हमें क्या बताना है, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, ये दोनों 4 अंकों की है, तो इसमें दोनों में छोटी जो होगा वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आप इस अप्रोच से क्वेश्चन को लगाइए, बहुत जल्दी लगेगा, बहुत ही मजेदार तरीके से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आओ। अगला क्वेश्चन ये है, 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, 4x प्लस 2y इक्वल टू 14, x का मान बताना है। अगर हमें x का मान बताना है तो देखो एक इक्वेशन दे रखा है 3x माइनस 2y इक्वल टू 5, दूसरी इक्वेशन दिया है 4x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 14। मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2 को इक्वल करना है, तो ये हो जाएगा 8x। ठीक है, 8x प्लस 2y इक्वल टू 28। यहां से y को एलिमिनेट कर देंगे जोड़ करके, तो यहां हो जाएगा 28 5 33, और ये हो जाएगा 8 3 11, 11x बराबर 33। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, x का मान कितना हो जाएगा, बहुत ही आसान है। अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, आरुष और माही मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो आरुष और माही दोनों मिलकर के 10 दिन में पूरा काम कर लेते हैं। एक कोई भी काम है उसे पूरा दिन करते हैं 10 दिनों में, जबकि आरुष उसी
काम को 15 दिन में कर सकता है, यानी अकेले आरुष करे तो उसे कितने दिन में करेगा, 15 दिनों में करेगा। ठीक है भाई, काम कितना है हमें पता नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं काम इन दोनों के एलसीएम से पता चल जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। अगर एलसीएम इन दोनों का 30 हो गया तो मेरे भाई मुझे बताओ दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3, और आरुष की कितनी हो जाएगी, 2। अगर आरुष की एफिशिएंसी 2 है तो माही की कितनी होनी पड़ेगी, 1। और अगर माही अकेले उससे पूरी उसी काम को करे यानी कि 30/1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 12,000 रुपए की राशि एक व्यक्ति उधार लेता है जो साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 13,200 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर दोगुनी की जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। देखो भाई, यहां पर कहा गया है ब्याज की दर को दोगुनी किया गया है, लेकिन समय तो कांस्टेंट है ना। तो अगर जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है PRT/100 होता है, जहां पर अगर मैं बात कर लूं ये जो प्रिंसिपल है और बटे 100 ये तो कांस्टेंट वैल्यू है भाई, ये कांस्टेंट वैल्यू है कि नहीं है। तो मुझे जो इंटरेस्ट है वो आर और टी पर ही डिपेंड करता है। अब आपने कहा टी भी फिक्स हो गया, तो जो सिंपल इंटरेस्ट है वो सीधा का सीधा ब्याज पर ही डिपेंड करेगा। अगर ब्याज की दर दोगुना किया गया है तो ब्याज भी दोगुना हो जाएगा, बोलो हाँ कि ना। तो आप यहां से देखिए 12,000 से ये जो देखो 12,000 से जो अमाउंट है वो कितना हो गया है, 13,200। तो भाई ब्याज कितना बढ़ा है, तो आप कहोगे 1200। 1200 क्या है, एसआई है। तो जब ब्याज की दर दोगुना किया गया है तो ब्याज भी दोगुना हो जाएगा, यानी इसका 2 गुना कितना हो जाएगा, 2400। 2400 हो जाएगा, लेकिन हमें आंसर क्या बताना है, तो वो राशि कितनी हो जाएगी। भाई राशि पहले थी 12,000, इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 400 और 4 14,400। 14,400 ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक कार की औसत चाल विराम के बिना यानी बिना रुके 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, और विराम के साथ यानी रुक रुक करके 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। 1 घंटे में कार कितने समय के लिए विराम लेती है, और समय जो भी है मिनट में दिया गया है। तो जब ऐसा सवाल आ जाता है कि एक बार, ठीक है ना, एक बार बिना रुके चलती है फिर बिना रुक रुक करके चलती है, तो हमें 1 घंटे में बताना है कितने समय के लिए विराम लेती है। तो विराम लेने का समय, विराम का टाइम, विराम का अगर हमें टाइम बताना हो तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर बिना रुके चाल माइनस रुक रुक कर डिवाइड बाई बिना रुके। ठीक है, बिना रुके इनटू कितने, 1 घंटे में पूछा है ना, तो 1 घंटे के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है भाई, रख दीजिए इसी सवाल में 30 माइनस 20/30 और मल्टीप्लाई 60। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा, देखो 30 से कटेगा 2 बार में, 20 में से 30 में से 20 जाएगा, बचेगा 10, 10 का 2 गुना, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 मिनट इसका सही जवाब। ठीक है भाई, तो जब ट्रेन बिना रुके चले और रुक रुक कर चले तो 1 घंटे में कितना रुकेगी, तो आप कहोगे 20 मिनट। ऐसे ही अगर 2 घंटे का कर देता तो यहां पर हम कह सकते 120 मिनट हो जाता, 3 घंटे कह देता तो 180 मिनट। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष में 12%, 12.5% बढ़ती है, दूसरे वर्ष में 8% घट जाती है। यदि गांव की वर्तमान जनसंख्या 3200 है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये हमें बताना है। ठीक है भाई, तो अगर मैं कह दूं एक बार 12.5% घटती है, दूसरे साल 8% बढ़ जाती है, सॉरी घट जाती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू जानते हो क्या होता है, 1/8, और 8% का फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते हो कितना होता है, 4% का होता है 1/25, तो 8% का हो जाएगा 2/25। ठीक है ना, ये बढ़ती है तो प्लस हो जाएगा, ये घटती है तो माइनस हो जाएगा। अब आप समझिए, कहा गया है अगर जनसंख्या वर्तमान में 8 है तो 1 साल में 1 बढ़कर कितना हो जाएगी, 9 हो जाएगी।
ठीक है, फिर कह रहा है यदि वर्तमान जनसंख्या 25 है तो 2 घट करके कितनी हो जाएगी, 23 हो जाएगी। तो आप मुझे बताइए, आप कहोगे वर्तमान जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 200, ठीक है ना। समय की समाप्ति पर, ठीक है ना, 2 वर्ष की समाप्ति पर कितनी हो जाए, 9 या 27 के साथ हासिल है 2, 9 दूनी 18, 2 20, ठीक है भाई, ये हो जाएगी। तो हमें ये बताना है 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है, आप कहोगे वर्तमान में है 3200, तो इसको 3200 करना है। 3200 करना है तो कितने से गुणा कर दें, 16 से, तो यहां भी 16 से गुणा होगा। अगर यहाँ पर 16 से गुणा हो जाएगा तो 16 सत्ते 112, यानी इकाई अंक 2 होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है ना। 16 सत्ते 112 का 2, आगे 0 है तो 12 भी लिखेंगे, 1 2, 1 2 भी 2 में है, अभी एक हाथ में हासिल है, 16 दूना 32, 1 33, तो आप कहोगे 3312 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही जवाब, ठीक है भाई। चलिए अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, रमन ने एक परीक्षा में 456 अंक प्राप्त किए और सीता ने समान परीक्षा, अच्छा समान परीक्षा का मतलब समझ रहे हैं ना, समान परीक्षा का मतलब पूर्णांक जो एक परीक्षा का है वही दूसरी परीक्षा का होगा, यानी 100%, समान परीक्षा का मतलब 100%। समान परीक्षा में 54% अंक प्राप्त किए, जो रमन से 24 अंक कम है। यदि परीक्षा में न्यूनतम, अच्छा न्यूनतम उत्तीर्णांक 34% दिया है, तो रमन ने न्यूनतम अंकों से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। समझिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि रमन ने 456 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि परीक्षा मार्क से अधिक है, तो वही बताना है कितना अधिक है। तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन में दिया गया है कि 54% कौन पा रही है, समान परीक्षा में सीता, और ये रमन से कितना कम है, 24, तो रमन ने तो पाए थे 456 और इसमें से -2 4, 24 करेंगे तो आप कहोगे इसका जो मान है वो कितना हो जाएगा, 432, 432, यानी कि 54% का जो वैल्यू है वो 432 के बराबर है। तो हमें न्यूनतम पूर्णांक बताना है, न्यूनतम उत्तीर्णांक, तो हम कहेंगे 34% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 432 बटा 54 इंटू 34, ठीक है। काट देंगे जो कटने वाला है, 9 से काटेंगे, 9 का 6 बार में जाएगा और ये जाएगा 9 चौक 36, 9 अठे 72, ये कितनी बार में जाएगा, तो आप कहोगे 6 अठे 48, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 चौक 32 का 2 हंसला 3, आतिक 24, 3 27, 272 अंक, यानी कि जो उत्तीर्णांक है, जो उत्तीर्णांक है पासिंग मार्क्स है वो कितना है, 272। तो 272 से 456 कितना ज्यादा, बस यही हमें बताना है। तो 456 272 से कितना ज्यादा है, 272 से कितना ज्यादा है, माइनस कर देंगे, 6 में से 4 2 जाएगा 4, और 4 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। पूरा पूरा कैलकुलेट करोगे, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 184। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। ए, बी और सी मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले अकेले समान कार्य को 36 दिनों में। तो देखो ए, बी और सी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, जबकि ए और बी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो काम अगर देखा जाए तो आप कहोगे 36 हो जाएगा, इसकी एलसीएम हो जाएगी 3 और इसकी 1। आप कहो, आप मुझे बताइए, अगर ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 3 है, जिसमें से ए और बी की एफिशिएंसी 1 है, तो सी की कितनी हो जाएगी, 2। सी अकेले उसी काम को कितने दिन में करेगा, यानी 36 डिवाइड बाई 2, 36 डिवाइड बाई 2, यानी कि आंसर हो जाएगा 18 दूना 36, 18 अगले उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। फिर से देखते हैं, ए, बी और सी एक कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है, पूरा कर सकते हैं। ए और बी अकेले, सॉरी ए और बी अकेले अकेले, ए और बी अकेले अकेले 36 दिनों में कार्य कर सकते हैं। अच्छा, ए भी 36 दिनों में करता है और बी भी 36 दिनों में करता है, तो बात तो वही हो गई, 1 1 2। हाँ हाँ, चलो अकेले अकेले है तो इसको जरा फिर से सही कर लेते हैं, ठीक है। ये 2 नहीं होगी, ये ए अगर ए अकेले 36 दिन में करता है, ऐसे ही बी भी इसे 36 दिन में करता है, तो बी की भी इन सबकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 1। तो कहोगे ए की 1 क्षमता, बी की 1 क्षमता, तो सी की भी 1 क्षमता हो जाएगी, ठीक है भाई। तो अगर सी की भी 1 क्षमता हो जाएगी, तो यहाँ पर जो सी अकेले काम करेगा, अकेले काम करने के लिए 36/1, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहां पर थोड़ा सा समझ लेना है कि ए और बी अकेले अकेले समान कार्य को करता है। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, यदि किसी संख्या का वर्ग उसके घन से, ठीक है, 48 कम है, तो देखो कहा गया एक संख्या का वर्ग उसके घन, वर्ग मतलब स्क्वायर होता है और घन का मतलब क्यूब होता है। अगर मैं संख्या को x मान लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा क्यूब। तो अगर मैंने नंबर को x मान लिया तो आप कहोगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 48। तो यहां से हमें ऑप्शन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो मैं कह दूं अगर ये 6 है तो 6 छंग 36 छक्का 216। ठीक है, 216 में से नहीं, ये तो आंसर नहीं हो जाएगा क्योंकि इसका इकाई अंक 0 दे देगा। इकाई अंक से देखो, अगर मैं इकाई अंक ले लूं तो 12 में से नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि 8 अठे 64 अठे 512, 512 में से 64 जाएगा, 512 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा तो हाँ हो सकता है आंसर 64। और यहाँ पर 50 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 50 में से 6 जाएगा तो बचेगा कितना, 50 में से 6 वर्ग उसके घन से, वर्ग उसके घन से, तो संख्या क्या होगी, संख्या ही तो बताना है, एक्स ही तो बताना है। यहां से अगर मैं एक्स निकालना चाहूं, एक्स को अगर मैं 8 ले लें तो 8 अठे 64 अठे 512 में से 64 जाएगा तो 12 में से 4 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ 50 में से 6 जाएगा तो बचेगा इतना 44। ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है ना, क्योंकि 48 कम है। तो अगर 12 को ले ले, 12 का क्यूब होता है 1728, 1728, ये भी नहीं होगा भाई। क्या दिया है, यदि संख्या का वर्ग उसके घन से 48 कम है तो संख्या क्या होगी। ठीक है, यहां से भाई, यहां से कुछ मिसप्रिंट है, 448 होना चाहिए था, या फिर नंबर इतना थोड़ा ना आएगा। ठीक है ना, हो सकता है यहाँ पर 448 हो, 448 लेकर के करिए तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ पर 448 होना चाहिए तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, चलिए अगले सवाल पर आ जाओ। अगला सवाल क्या है, एक संख्या को 25% बढ़ाया गया फिर 25% घटाया जाता है तो कुल परिवर्तन। देखो जब भी ऐसा सवाल आता है, एक बार बढ़ाया जाए और दूसरी बार उसी संख्या को घटा दिया जाए, बढ़ाने और घटाने के नंबर अगर सेम होता है तो आप कहोगे 25 का स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, 25 का स्क्वायर अपॉन 100, और ऐसी स्थिति में हमेशा कमी होगी, वो कमी परसेंट कितना हो जाएगा, 6.25%, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625, उसमें से 100 घटाओगे। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल पर आ जाओ। अगले सवाल की बात किया जाए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात क्या होगा। देखो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और इसका जो परिधि होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। तो यहां से अगर देखा जाए तो पाई और ये पाई कट जाएगा, आर से ये आर कट जाएगा, तो आर बटे 2 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 14/2। ऑप्शन हो जाएगा 7:1। तो उसके क्षेत्रफल और परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल और परिधि 7:1 इसका आंसर होना चाहिए भाई। 14/1 नहीं, 7/2, 7/2 इसका आंसर होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, अच्छा त्रिज्या 14 है, 14 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल और परिधि का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और परिधि हो जाएगा 2 पाई आर, पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, आर बटे 2, 2 कम 2, 2 से 14, 7:1 ही आंसर होना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 7:1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलो अगले सवाल पर आओ। अगला सवाल क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 120 रुपए अधिक में बेचता तो लाभ 30% होता। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो पहले 20% लाभ ले रहा है, और जब विक्रय मूल्य को 120 में बढ़ाता है तो 30% का लाभ होता है, यानी कि जो प्रॉफिट परसेंट है वो इन दोनों का अंतर कितना है, 10%। 10% की वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि विक्रय मूल्य में उसने 120 रुपए की वृद्धि की है, तो यानी 10% बराबर 120 के है, तो 100% का मान क्या हो जाएगा, एक जीरो इधर बढ़ा देंगे तो एक जीरो इधर बढ़ा देंगे। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को ज्यादा लंबी करते हुए इतना पर ही हम लोग समाप्त करते हैं,
और ये बेहतरीन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग करते रहिएगा। हम एक बार चेक कर लेंगे वो जो क्वेश्चन एक मिक्स प्रिंट है कि क्या है, हम उसको एक बार फिर से चेक कर लेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू।